Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles that we're discussing today. So the first article is on the aspects of collegium system. So यहाँ पर बात करेंगे collegium system as well as NJAC के ऊपर जो कि काफ़ी दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया में है. इनके क्या क्या नुआंसेस हैं, ये कैसे फॉर्म हुए, क्यों फॉर्म हुए, क्या क्या चैलेंजेस थे, कौन से हैं इससे रिलेटेड जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस, judicial judgments, all those things we'll be covering in a comprehensive manner in our first article. The second article is with respect to the aspects of genetically modified mustard. So यहाँ पर बात करेंगे first of all genetically modified होने का मतलब क्या है, कैसे आप मॉडिफाई करवा सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्या है, इस जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड में कौन से जीन्स है जो कि मॉडिफाई किए गए हैं, इन मॉडिफिकेशन के थ्रू क्या क्या क्वालिटीज दिए गए हैं, ऑल दोज थिंग्स इन एन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर विल बी सीइंग इन आवर सेकंड आर्टिकल. And as usual, the third one is on the quiz of the day. So let's start with the first one that is on the aspects of collegium system. अब यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम इससे रिलेटेड जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिटी है और जो 99th अमेंडमेंट है, दीज आर इंटरलिंक टॉपिक और इन टॉपिक्स पे काफी दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा चल रही है एंड दैट इज वाई विल बी कवरिंग ऑल दिस टॉपिक्स टुगेदरली सो टू मेंटेन एंड कंटिन्यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स इटसेल्फ. सो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, दीज ऑल दिस टॉपिक्स आर रिवॉल्विंग अराउंड एन सेंट्रल टॉपिक दैट इज द जुडिशियल अपॉइंटमेंट, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द जुडिशरी. और जब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द जुडिशरी की बात करते हैं, देयर इज एन रिलेटिव आर्टिकल, देयर इज एन रिलेटेड आर्टिकल पर्टिकुलरली इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 124. सो संविधान के आर्टिकल नंबर 124 में ये स्पेसिफिकली कहा गया है इन इट्स क्लॉज 2 दैट एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट shall be appointed by the president by under his warrant and under his hand and seal after consultation with such number of judges of the Supreme Court and of High Court in the states as the president may deem necessary. So यहाँ पर the first issue, the first controversy, जो clarity की कमी है, the ambiguity, the first word जिसमें subjectivity है, that is कंसल्टेशन. यहां पर ये जो कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन का व्यू क्या होगा, कंसल्टेशन का नेचर क्या होगा, दैट इज द फर्स्ट एम्बिग्विटी और इस एम्बिग्विटी के चलते ही काफी सारे जुडिशियल प्रोनाउंसिएशंस हुए. देन यहां पर यह भी कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज अदर देन द चीफ जस्टिस, the chief justice of the India shall be consulted. That means अगर chief justice of India को अपॉइंट करना है then that person shall not be consulted, but otherwise अगर CGI के अलावा जितने भी जजेस को अगर आपको अपॉइंट करना है then you need to take into consideration the opinion of the chief justice. So यहाँ पर दो विशुअंस है, दो इश्यूज हैं, दो एम्बिग्विटीज हैं. द फर्स्ट वन वाज द इशू ऑफ कंसल्टेशन. यहाँ पर कंसल्टेशन का नेचर क्या है, दैट इज द फर्स्ट इशू. सेकेंड वन इज दिस कंसल्टेशन जो कि आप सीजीआई से करोगे. सो देयर आर टू इश्यूज, टू सब्जेक्टिविटीज, टू क्लैरिटी की कमी है जो कि आपके पर्टिकुलर बेसिक एंगल में है, बेसिक आर्टिकल में है. और इस क्लैरिटी को लाने के लिए, इसमें काफी सारे इंफॉर्मेशंस को और क्लैरिफाई करने के लिए, इसमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देने के लिए काफी सारे जुडिशियल प्रोनाउंसिएशंस हुए हैं. सो लेट्स सी कौन से हैं. सो द फर्स्ट केस जो कि इस आर्टिकल में क्लैरिफिकेशन के लिए था, द फर्स्ट केस वाज नोन एज द फर्स्ट जज केस that happened in the year 1981, जो कि एक्चुअली वाज द एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये जो वर्ड है कंसल्टेशन, दैट वर्ड कंसल्टेशन डस नॉट मीन कॉन्करेंस. दैट मीन्स जो भी आदमी का नाम जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को बताएगी, इट्स एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन की वो उस कंसल्टेशन को माने या ना माने. दैट मीन्स यहां पर जो प्राइमेसी है, प्राइमेसी इज गिवन टू द एग्जीक्यूटिव ओवर द जुडिशरी. देन सुप्रीम कोर्ट ने एक यू टर्न लिया इन द सेकेंड जज केस. सेकेंड जज केस जो कि 1993 में हुआ, वहां पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि नो, यहां पर जो कंसल्टेशन है इट मींस कॉन्करेंस. दैट मींस जो भी नाम एग्जीक्यूटिव को देंगे जुडिशरी, वो एग्जीक्यूटिव को मानना पड़ेगा. सो यहां पर जो प्राइमेसी है दैट इज ऑन द जुडिशरी ओवर द एग्जीक्यूटिव. तो यहां पर पहले जो एग्जीक्यूटिव के पास प्राइमेसी था, दैट नाउ गॉट कन्वर्टेड टू जुडिशरी. देन दिस अनदर इशू, अनदर इशू यहां पर यह था कि प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं कि ओके आप यहां पर कह रहे हैं कि अगर सीजीआई के अलावा अगर किसी और जज को अगर अपॉइंट करना है, देन वी नीड टू टेक द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस और वी नीड टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया.
अब आप हमें ये बताएं कि ये जो चीजें सिर्फ इंडिया को कंसल्ट करेंगे या सीजीआई का जो ओपिनियन लेंगे, क्या वो सीजीआई का सोल ओपिनियन है, क्या उनका पर्सनल ओपिनियन रहेगा, या उनको बाकी किसी और लोगों के साथ कंसल्ट करना है? दैट वाज द बेसिक एस्पेक्ट जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, और इस क्वेश्चन का जवाब सुप्रीम कोर्ट देते हैं इन दी थर्ड जज केस। थर्ड जज केस में सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करते हैं, यस यहां पर जो सीजीआई का जो पर्सनल ओपिनियन है वो सिर्फ और सिर्फ वो अपने डिस्क्रिप्शन में नहीं लेंगे। इट्स नॉट हिज सोल ओपिनियन, इट्स नॉट हिज पर्सनल ओपिनियन। जो कंसल्टेशन की बात की जा रही है इन द आर्टिकल, जो ओपिनियन की बात की जा रही है इन द आर्टिकल, फॉर दैट ओपिनियन और फॉर दैट कंसल्टेशन सो दैट द सीजीआई शुड गिव, that should be on the basis of the consultation the CGI makes with other four senior most judges. That means इस ओपिनियन को बताने के लिए, इस ओपिनियन को देने के लिए सीजीआई को बाकी और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट करना है, और इन पांचों लोगों का जो कंसल्टेशन है दैट वुड बी कॉल्ड एज द ओपिनियन और द कंसल्टेशन ऑफ द सीजीआई. So it's not his personal opinion, and that case was something that came out of the third judge case. और ये जो सिस्टम है जहां पर सीजीआई बाकी 4 लोगों के साथ कंसल्ट करते हैं, दैट सिस्टम इज नॉन एज द कॉलेजियम सिस्टम. अब आपको यहां पर पता चला है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं. जब जजेस ही जजेस को अपॉइंट करेंगे, देयर वुड बी एन इश्यू ऑफ नेपोटिज्म, देयर वुड बी एन इश्यू ऑफ फेवरेटिज्म. और ये नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के कारण काफी सारे एलिगेशंस लगते आए हैं कॉलेजियम सिस्टम पे. तो पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने इस पे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट लाया. दैट अमेंडमेंट इज नोन एज द 99th अमेंडमेंट. और ये जो 99th अमेंडमेंट है उसके थ्रू पार्लियामेंट ने एनैक्ट किया इस अमेंडमेंट को, और उसके थ्रू उन्होंने फॉर्म किया एक कमेटी जिसको हम कहते हैं एनजेएसी या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी. और ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी है, इसका सोल मकसद, इसका सोल काम ये रहेगा कि वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करेंगे. सो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर्स रहेंगे और जुडिशियरी के भी मेंबर्स रहेंगे, और ये दोनों मिलकर जुडिशियरी के अपॉइंटमेंट्स के डिसीजंस लेंगे. पर यहां पर आप देखें, यहां पर जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी है वो क्या काम करेंगे? वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करवाएंगे. और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो है, या जो अपॉइंटमेंट्स टू द जुडिशरी है, दैट इज क्रूशियल टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. अगर उसमें एग्जीक्यूटिव का दखल अंदाजी हुआ, दखल अंदाजी या इंटरवेंशन हुआ, देन इट मींस कि जो इंडिपेंडेंस है और जुडिशरी का, दैट इज कमिंग अंडर स्टेक. और ये वी कैन नॉट अफोर्ड. और इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट इन द 4 जज केस ऑफ 2015 उन्होंने कहा कि एनजेसी जो है इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इट अफेक्ट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. और जो 99th अमेंडमेंट है उन्होंने उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया. So as of now जो प्रेजेंट सिस्टम है that is the result of third judge case. थर्ड जज केस में जो हम लोग ने कहा कि जहां पर सीजीआई बाकी 4 लोगों के साथ कंसल्ट करेंगे, that collegium system is still prevalent out there for judicial pronunciations. अब देखते हैं ये जो prevalent system है, जो present system है, उसमें क्या क्या issues हैं. So the first issue with this collegium system is that this collegium system does not provide any guidelines or criteria for the appointment of the Supreme Court judges. यहां पर ना कोई वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, ना कोई क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पर वो जजेस को अपॉइंट करेंगे. जब कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं आप, जब कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर फेवरेटिज्म. हो सकता है कि वो अपने जान पहचान के लोगों को अपॉइंट करे, जिसे हम लोग कहते हैं अंकल जज सिस्टम. दैट इज एन इशू एंड दैट इज द फर्स्ट एलिगेशन अगेंस्ट द करंट कॉलेजियम सिस्टम. Second allegation or second challenge here is that the collegium system, there is no criteria for testing the candidature. So यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं जो कि फाइल करते हैं, जो कि अपॉइंटमेंट्स के लिए आते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक असेसमेंट क्राइटेरियाज होने चाहिए. और ऐसे कोई क्राइटेरियाज होते भी हैं तो पब्लिक व्यू में नहीं है, इट इज बिहाइंड क्लोज डोर्स. और जब ये सब चीजें आप क्लोज डोर्स, बंद दरवाजे के अंदर करते हो, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म. देन अनदर इशू हियर कि सेकेंड जज केसेस में हम लोग कहते हैं कि देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी ओवर द एग्जीक्यूटिव. यस, क्योंकि यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि जो कंसल्टेशन है दैट मींस कॉन्करेंस. ओके, बट द सेम टाइम जहां पर आप सुप्रीमेसी दे रहे हो जुडिशियरी को ओवर द एग्जीक्यूटिव, इट इज डिस्टर्बिंग द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. क्योंकि यहां पर
फॉर एग्जाम्पल जो स्टेट है, स्टेट के 3 लिम्स होते हैं, स्टेट के 3 पार्ट्स होते हैं, देयर इज दिस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बट यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप जुडिशरी को प्रेफरेंस दे रहे हो, प्रिवेलेंस दे रहे हो, हायरार्की में ऊपर रख रहे हो ओवर द एग्जीक्यूटिव। दैट मीन्स यहां पर जो बैलेंस है इन तीनों फॉर्म्स का, बैलेंस है इन तीनों पिलर्स का, वो बैलेंस आप बिगाड़ रहे हो, एंड दैट इज गोइंग अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। देन अनदर इशू हियर कि आपने एनजेसी जो था, जो कि 99th अमेंडमेंट के थ्रू हमने एनैक्ट किया था, उस एनजेसी को आपने ये कहकर स्ट्रक डाउन कर दिया कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके फाइन, बट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के बाद जो सिस्टम हमारे पास है, दैट इज नॉन एज द कॉलेजियम सिस्टम, इस कॉलेजियम सिस्टम का भी जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सो देयर इज नो मेंशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। So even though वो unconstitutional ना हो, but it's non-constitutional in the nature. So that is another issue. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू जिसके कारण ये सब क्राइटेरियाज के इश्यूज जो हैं, ये सब फेवरेटिज्म के जो एलिगेशंस हैं, नेपोटिज्म के एलिगेशंस लगते आ रहे हैं, दैट इज द इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये कॉलेजियम सिस्टम का जो एस्पेक्ट्स हैं, जो भी क्राइटेरियाज हैं, जो भी मीटिंग्स हैं, दे हैपन बिहाइंड द क्लोज डोर्स। जब बंद दरवाजे के अंदर करते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एंड व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, देयर इज एन एम्बिट ऑफ फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म। और इसीलिए ही ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, इस पर काफी ज्यादा एलिगेशंस और काफी ज्यादा डिबेट्स होते रहते हैं। सो विद दैट क्लैरिटी, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। अब यहां पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, इट्स ए क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक और साइंस एंड टेक के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स इटसेल्फ। सो फर्स्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जानने से पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिकली मॉडिफाइड होता क्या है, क्या मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड होने का। सो जो जीएम क्रॉप्स है या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ये वैसे क्रॉप्स होते हैं जिनके जो जीन्स हैं, जीन्स को आप आर्टिफिशियली मॉडिफाई कर रहे हो। और मॉडिफाई आप कई प्रकार के कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं। यूजुअली बाय इंसर्टिंग एन जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज वन वे। या आप उस जीन्स को ही, कोई एक पर्टिकुलर जीन को हटा सकते हैं या कोई एक पर्टिकुलर जीन को ऐड कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन मॉडिफाई द जीन्स। और जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म या क्रॉप का जीन्स को आप मॉडिफाई करोगे, आर्टिफिशियली मॉडिफाई करोगे, दैट क्रॉप और ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड। सो इंडिया में बात करें, इंडिया हैज approved the commercial cultivation of only one crop, that is the genetically modified bt cotton, but GEC had recommended genetically modified mustard for commercial use. अब यहां पर बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के ऊपर। सो क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड? सो यहां पर इट इज अ टाइप ऑफ मस्टर्ड जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। सो जेनेटिकली मॉडिफाई बेसिकली करने की वजह से क्या होता है, काफी पर्टिकुलर तरीके के, पेक्यूलर तरीके के क्वालिटीज को आप इनकलकेट कर सकते हैं इन स्पेसिफिक प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, इसका जो टेक्निकल नाम है दैट इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, जिसे हम लोग एब्रिवेट करके कहते हैं एज DMH11। सो व्हाट इज इट? इट इज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड ट्रांसजेनिक मस्टर्ड। सो क्या होता है ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब? सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जहां पर either one or more genes are taken from another species and that has been introduced into the genome of another species. So किसी एक प्लांट में एक या एक से ज्यादा जीन्स को कई किसी और प्लांट से लेकर इस प्लांट में डाल दिया जाता है, दैट टाइप ऑफ प्लांट्स इज नॉन एज ट्रांसजेनिक प्लांट्स। और यहां पर जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 है, दैट इज द फुल नेम DMH11, इसमें दो जीन्स है जो कि हम लोग ने ट्रांसजेनिक वे से ऐड किए हैं। दिस टू जीन्स आर नॉन एज बार्नेस एंड बास्टार। ये हैं दो जीन्स। और ये जो ट्रांजिशन किए हैं, ये जो हम लोग ने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय एन सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रोप्लांट्स, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है। अब ये जो बार्नेस और बास्टार हैं, ये तो जीन्स है, ये हम लोग ने एक सॉइल बैक्टीरियम है जिसे हम लोग कहते हैं बैसिलियस एम्ब्लियोक्विफिनेंस, और बैसिलियस एम्ब्लियोक्विफिनेंस से हम लोग ने ये दो जीन्स को एक्सट्रैक्ट किया है और उन जीन्स को एक्सट्रैक्ट करके हमने मस्टर्ड में डाला है और उस ट्रांसजेनिक मस्टर्ड को हम लोग कॉल कर रहे हैं DMH11। और यहां पर जो DMH11 है, इसमें जो बार्नेस है, बार्नेस लाइन से हम लोग ने एक, देयर इज एन इंडियन वेराइटी जिसे हम लोग कहते हैं वरुणा। तो इंडियन मस्टर्ड वेराइटी वरुणा को हम लोग ने फिर क्रॉस करवाया है विद एन यूरोपियन वेराइटी जिसे हम लोग कहते हैं
अर्ली हीरा 2 म्यूटेंट। सो इन दोनों प्लांट्स को हम लोग ने क्रॉस करवाया है एंड दैट हैज रिजल्टेड एंड दैट हैज फॉर्म द DMH11। और इसके बेसिस पर काफी सारे क्वालिटीज हैं जो कि DMH11 में इनकलकेट किए गए। फॉर एग्जांपल इट इज नाउ हर्बिसाइड रेसिस्टेंट। सो काफी सारी चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं, काफी सारे क्वालिटीज हम लोग ऐड कर सकते हैं इन एन प्लांट यूजिंग दिस जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब बात करते हैं कि क्या क्या हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइंग इट। तो फर्स्ट एडवांटेजेस से शुरू करते हैं। द फर्स्ट एडवांटेज हियर इज दैट वी कैन इंक्रीज द यील्ड। फॉर एग्जांपल अगर DMH11 की बात करें तो स्टैटिस्टिकली इट हैज बीन प्रूवन, ये दिखाया गया है कि जो यील्ड है DMH11 का दैट इज अराउंड 30 to 50% मोर देन द नॉर्मल मस्टर्ड। सो यहां पर आप 30% ज्यादा यील्ड पा रहे हैं यूजिंग द DMH11। सो जब यील्ड ज्यादा पा रहे हैं सो देयर इज अ लॉट ऑफ इनकम जो कि फार्मर्स कहीं ना कहीं आपने सेव कर सकते हैं। सो इट इज गिविंग अ बूस्ट टू द इकोनॉमी। Second point here, we can provide or we can induce resistance or withstanding ability against the challenges of the climate change. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पौधा है जिसको पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है या जो कि वाटर इंटेंसिव है, देन वी कैन ट्वीक द जीन्स ऑफ दैट प्लांट इन सच ए मैनर दैट कि वो पौधा कम पानी में भी सर्वाइव करे और वो पौधे की जो यील्ड है कम पानी में वो भी कम ना हो। सो दैट वी कैन डू। और इसमें क्या कर रहे हैं आप, इसमें जो क्लाइमेट चेंज के थ्रू जो भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरमेंट में उसके खिलाफ एक रेसिस्टेंस ला रहे हैं, उसके खिलाफ एक मिटिगेटिंग एफर्ट, एक एस्केप प्लान ला रहे हैं। सो यू आर विथस्टैंडिंग द चैलेंजेस और विथस्टैंडिंग द चेंजेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और जब आप विथस्टैंड करे हो चेंजेस क्लाइमेट चेंज के थ्रू, जब आप इंक्रीज करे हो उसकी यील्ड, सो फाइनली व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर एंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी ऑफ एन कंट्री। इसके साथ साथ आप रिड्यूस कर रहे हैं यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड। कैसे? क्योंकि जैसे हम लोग ने देखा हम इंक्रीज कर सकते हैं यील्ड, एट द सेम टाइम हम किसी एक प्लांट को पेस्ट के अगेंस्ट रेसिस्टेंट बना सकते हैं, हर्ब्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंट बना सकते हैं। जब कोई एक पर्टिकुलर पौधा किसी एक पेस्ट के अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो जाता है, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि हम उसे वहां पर पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करें। और जब पेस्टिसाइड्स डालने की जरूरत नहीं होगी, सो उसकी जो यूसेज है पेस्टिसाइड की वो कम हो जाएगी और जो सॉइल है, सॉइल में जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रिजर्व रहेंगे। सो ये नॉर्मल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है वो हम लोग सस्टेन कर सकते हैं, वो हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। And the last advantage here is its ability to produce for specific climate conditions. जैसे मैंने इनिशियली कहा कि अगर हमें ऐसा कोई पौधा लाना है जो कि फ्लड एरियाज में भी ग्रो करें, या ऐसे कोई पौधा लाना है जो कि किसी एक नए एरिया में हमें इंट्रोड्यूस करवाना है, दैट वी कैन डू यूजिंग द जेनेटिक मॉडिफिकेशन, दैट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। बट द सेम टाइम काफी सारे इश्यूज भी हैं, काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेट्स सी दोस। द फर्स्ट वन इज द मैनिपुलेशन ऑफ द सीड कोस्ट। क्योंकि यहां पर तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे, देयर वुड बी मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि इसमें फंड करेंगे, इसमें रिसर्च का फंडिंग होगा। सो जब मल्टीनेशनल कंपनीज के पास सीड्स बनेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बनेंगे, और यहां पर काफी ज्यादा चांसेस होगा कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है, XYZ जो भी कंपनी हो, उनके पास आपकी एग्रीकल्चर मार्केट में एक मोनोपोली बने। और जब भी किसी भी मार्केट में कोई भी एक पर्टिकुलर एंटिटी का मोनोपोली हो, सो दे कैन मैनिपुलेट द प्राइसेस अकॉर्डिंगली, उनके एडवांटेज के लिए वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट इशू। सेकेंड इशू, अगर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अगर डालते हैं, सीड्स को अगर हम लोग यूज करते हैं, सो क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज ने काफी ज्यादा पैसा लगाया है उसके रिसर्च में, तो वो ऐसे सीड्स बनाएंगे जो कि रीप्लांट नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे नहीं कर पाओगे कि एक सीड ने लगाया आपने, वो जो प्लांट है, प्लांट से फिर जो सीड निकलता है उसको आप रीप्लांट करो। नो, यू कांट रीप्लांट दैट, यू अगेन हैव टू बाय अ न्यू सीड। दैट इज समथिंग स्टैटिस्टिकल जो कि उनके MNC के प्रॉफिट्स के लिए, MNC के बिजनेस मॉडल्स के लिए वो करते हैं। अब जब ऐसे बिजनेस मॉडल्स को आप इंप्रूव करोगे, ऐसे बिजनेस मॉडल्स को आप प्रॉस्पर करने दोगे, तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो वीक फार्मर्स हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे और उन्हें कोई और अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जो है वो ढूंढना पड़ेगा। थर्ड डिसएडवांटेज हियर इज दैट दे डिक्रीज द स्पीसीज डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा कोई पौधा बनाते हो या ऐसा कोई पौधा में चेंजेस करते हो कि वो पेस्ट रेसिस्टेंट हो जाए या हर्ब्स रेसिस्टेंट हो जाए, सो जो बाकी के जो पौधे हैं उसके खिलाफ आप एक इसे अनड्यू एडवांटेज दे रहे हो।
जब एक पर्टिकुलर पौधे को आप अनड्यू एडवांटेज देते हो तो नेचर में वो पर्टिकुलर अनड्यू एडवांटेज के साथ वो पौधा जो है वो प्रॉस्पर करता है एंड देयर वुड बी एन नेगेटिव कंपटीशन। और जब नेगेटिव कंपटीशन हो जाता है तो जो भी बाकी आपके प्लांट्स के स्पीसीज हैं दे डाई आउट, दे इवेंचुअली डाई आउट। और ऐसे होने के बाद क्या होगा, जो आपका डाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी है, दैट वुड कम अंडर स्टेक। The fourth disadvantage here is that it violates the natural organism's intrinsic values। क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से हम लोग चेंजेस ला रहे हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से हम लोग नए नए चीज़ें ला रहे हैं। तो जो उसकी नेचुरल एस्पेक्ट हैं, जो उसकी नोशन है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक व्यूज हैं, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक व्यूज हैं, उसे हम चेंज कर रहे हैं। So that is the another issue. And the last issue here is that we don't know the complete consequences। अभी जो पिटीशन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर भी जो भी पिटिशनर्स हैं जो कि इसके खिलाफ हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि सर हमें अभी तक पता नहीं कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि अगर वो पेस्ट रेसिस्टेंट हो, अगर वो हर्ब्स रेसिस्टेंट हो, जो जो विमन फार्मर्स हैं जिनका काम ही होता है कि ये पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करें, हर्बिसाइड्स को स्प्रे करें, तो उनके एम्प्लॉयमेंट में डेंजर हो जाएगा, उनके एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टेक में आ जाएगा। सो नाउ दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस जो कि हम लोग नॉर्मली नहीं देखते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रैम्पिफिकेशंस, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस दैट मे हैपन, दैट कैन हैपन। और ये कॉन्सिक्वेंसेस हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए, और जब तक हम किसी भी चीज की कंप्लीट कॉन्सिक्वेंसेस को डिसाइफर नहीं कर पाते हैं, देन वी शुडंट बी टेकिंग दैट मूव। एंड दैट मूव पर्टिकुलरली अगर ऐसा मूव है जो कि काफी सिग्निफिकेंट है, then we need to wait for understanding all the consequences. That is the major disadvantage against the genetically modified crops. With that clarity, now let's move to our next aspect, that is on the genetically engineering appraisal committee। अब जब भी हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, देयर इज अ रेफरेंस, वहां पर जिक्र होता है जीएसी का। सो व्हाट इज जीएसी? सो जीएसी एक कमिटी है, इट्स पर्टिकुलरली एन स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि बनाया गया है अंडर द रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ द हैजार्डस माइक्रोब्स एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म सेल्स 1989, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर है। So ये जो कमिटी है, it was formed and renamed under to its current name in the year 2010। और ये जो फंक्शन किस मिनिस्ट्री के अंदर करता है? It functions under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। अब देखते हैं कि इसका functions क्या है। So the first function here is for the appraisal of the activities that involve the large scale use of hazardous microbes and recombinants in research and industrial production। किसी भी टाइप के एक्टिविटीज जहां पर आप लार्ज स्केल यूज कर रहे हो हजार्डस माइक्रोब्स का, या उसका जो रिकॉम्बिनेंस है उसका रिसर्च का यूज कर रहे हो, या उसे इंडस्ट्रियली आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इन दैट केस आपको परमिशन लेना होगा फ्रॉम दी जीईएसी। दैट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फंक्शन। इसके साथ साथ इट ऑल्सो एसेसेस द प्रपोजल्स रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनिजम्स इनटू द एनवायरनमेंट, जहां पर आज का आर्टिकल बेस्ड है। तो जीईसी जो है वो एसेस करता है प्रपोजल्स को कि पर्टिकुलरली इंजीनियर जो प्रोडक्ट्स हैं, क्रॉप्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें आपको एनवायरनमेंट में छोड़ना चाहिए, कल्टीवेट करना चाहिए, कॉमर्शियल यूज करना चाहिए या नहीं। दैट इज इट्स स्टेक। The third function here is that the body also looks into the proposals regarding the use of living modified organisms that comes under the risk category 3 and above. So there are a lot of risk categories। जो रिस्क कैटेगरी 3 और 3 से ज्यादा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, जो कि इस रिस्क कैटेगरी से ऊपर के आते हैं या रिस्क कैटेगरी 3 में आते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स की यूसेज का भी जो प्रपोजल है दैट इज स्क्रूटिनाइज्ड बाय द जीईएसी इटसेल्फ। सेम टाइम जो कमिटी है, कमिटी के पास प्यूनिटिव पावर्स भी हैं ताकि वो एक्शंस ले अगेंस्ट द पीपल और बॉडी जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं या उनके एक्टिविटीज जो हैं इसके मैंडेट के खिलाफ है। At the same time, the last function here is that the approval of GEC is mandatory before genetically modified organisms and products derived from them can be used commercially। So जैसे कि अगर genetically modified mustard की बात करें तो उसके commercial use के लिए जो उसका जो final take है, जब final permission should come out of GEC, and that is where GEC finds its importance also, and that is one of the functions of the GEC। With that, now let's move to our quiz of the day। So the first question as of today is on the World Trade Organization, where the second question is regarding the NPA, that is the non-performing assets।
अब ये दोनों क्वेश्चंस दीज आर करंट अफेयर बेस्ड, सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं along with the explanation would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल एज जो पीपीटी है जिसके ऊपर मैंने एनालिसिस किया, दैट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF, you will get a link in the video's description itself. So go through the links, go through the articles, refer these questions, attempt these questions and see the explanations. So study hard, work hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.